नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के बारे में। नियम पढ़ने के साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, इस बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है दोस्तों? ऊष्मागतिकी का पहला नियम, यदि किसी गैस को Q ऊष्मा दी जाती है, आपके पास एक गैस है, उसको आपने ऊष्मा दी Q, तो ये जो ऊष्मा आपने दी है उसका उपयोग दो तरीके से होगा। पहला उपयोग है, वो जो ऊष्मा आपने दी है वो आंतरिक ऊर्जा में, इंटरनल एनर्जी में वृद्धि करेगी, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को डेल्टा ई या इसको डेल्टा यू भी कह सकते हैं। और शेष बची जो ऊष्मा है या ऊर्जा है वो किस रूप में खर्च हो जाएगी? कार्य के रूप में। ध्यान से देखिए, आपने मान लीजिए ये कोई निकाय है, सिस्टम है, इसको क्यू ऊष्मा दी। जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, इसको आप परेशान होकर याद नहीं रखें। घर से आपको 100 रुपये दिए गए कि 50 रुपये के लिए आप अपनी नोटबुक लेके आइए और 50 रुपये अपने पास रख लीजिए, या किसी और कार्य में या खाने में खर्च हो गए। तो दी गई जो ऊष्मा है वो क्यू, वो दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं निकाय में। एक तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा कार्य के रूप में। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को डेल्टा ई या डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब किसी निकाय को आपने जो ऊष्मा दी वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और कार्य में खर्च हो गई। देखा जाए तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ऊष्मागतिकी का पहला नियम, या यूं भी कह सकते हैं ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जो भी ऊष्मा दी गई है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य में खर्च हो जाएगी। फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो Q इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस W, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला Q बराबर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा यू प्लस W। यही ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। क्लियर है? आपसे कोई पूछे ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है? पहला नियम। सिंपल बात है ना। किसी निकाय या सिस्टम को आपने जो क्यू एनर्जी दी है वो दो काम करेगी, एक तो किसी वर्क में खर्च होगी और एक आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में। अब थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा होगा अलग अलग प्रक्रम या प्रोसेस है, समायतनिक, समतापी, रुद्धोष्म, समदाबी। इन अलग अलग प्रोसेस में ऊष्मागतिकी का पहला नियम कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। डेफिनेशन में मैंने आपको इतनी बार बता दिया है कि अब आपको याद हो गई होगी। डेल्टा ई भी लिखा हुआ हो सकता है कहीं पर, डेल्टा यू भी लिखा हुआ हो सकता है, और ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पहले हम सबसे जो देख रहे हैं वो है सम आयतनी प्रक्रम या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। देखिए, सम आयतनिक प्रक्रम या आइसोमेट्रिक प्रोसेस का मतलब है इस प्रक्रम में आयतन बदलेगा नहीं। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, जो इनिशियल था वही फाइनल वॉल्यूम है। जो प्रारंभ में आयतन था वही अंतिम आयतन है, बदला ही नहीं। इसीलिए तो सम आयतनी प्रक्रम कह रहे हैं। जब दोनों समान हैं तो दोनों का अंतर क्या होगा? 0। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको याद रखनी है। सम आयतनी प्रक्रम में आयतन में परिवर्तन 0 होता है, या VF माइनस VI क्या होता है? 0। अब
आपको पता है कार्य जिसको W कह रहे हैं उसका फॉर्मूला है P डेल्टा V। कौन सा प्रक्रम है? समायतनी प्रक्रम। समायतनी प्रक्रम जैसे आएगा आपके दिमाग में आएगा डेल्टा V क्या है? 0। अब जब डेल्टा V 0 है तो इससे गुणा होके सब कुछ 0। समायतनी प्रक्रम में जो कार्य है वो 0 होगा। अब पहले नियम पर आ जाइए। Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। जब समायतनी प्रक्रम में W तो 0 होगा, मतलब इस समायतनी प्रक्रम या निकाय को आपने जो ऊष्मा दी थी वो पूरी की पूरी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी या वृद्धि करेगी। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम क्या कहता है? किसी सिस्टम या निकाय को आप जो भी ऊष्मा Q दे रहे हैं वो दो तरीके से खर्च हो सकती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य के रूप में। पहला हमने एग्जाम्पल लिया समायतनी प्रक्रम, नाम से ही देखा आइसोमेट्रिक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो डेल्टा V का मान 0। कार्य का फॉर्मूला हम जानते हैं W बराबर P डेल्टा V। जब समायतनी प्रक्रम में डेल्टा V 0 है तो कार्य का मान भी 0। ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है कि जो भी ऊष्मा दी गई है वो दो तरीके से खर्च होगी, लेकिन समायतनी प्रक्रम में किया गया कार्य अगर 0 है तो आप एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि समायतनिक प्रक्रम में दी गई जो ऊष्मा है वो पूरी की पूरी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन में खर्च होगी। अब देखिए प्रोसेस कौन सा है? समायतनी प्रक्रम। तो समायतनी प्रक्रम में जो दी गई ऊष्मा है वो क्या करेगी? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। इस डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं? NCV डेल्टा T। याद कीजिए जो ऊष्मा आप दे रहे हैं कौन से प्रक्रम में? समायतनी प्रक्रम में। उसको मैंने ऐसे बताया था, समायतनी प्रक्रम में जो ऊष्मा आप दे रहे हैं वो क्या होती थी? NCV डेल्टा T। तो जब Q का मान ये है तो Q बराबर क्या है? डेल्टा U। तो डेल्टा U का मान भी क्या हो जाएगा? NCV डेल्टा T। समायतनिक प्रोसेस में ये तो हमने जब स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकाली थी ना, और CV का फॉर्मूला देखा था Q अपॉन N डेल्टा T, तो वहां से Q निकाला दी गई ऊष्मा, और समायतनी प्रक्रम में दी गई ऊष्मा किसके बराबर है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो Q लिखो चाहे डेल्टा U लिखो, दोनों बराबर ही तो है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रोसेस है समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस। देखिए दाब समान है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम, दी गई ऊष्मा किसी भी निकाय को उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य के रूप में खर्च होगी। समदाबी प्रक्रम में क्या होगा? दी गई ऊष्मा Q, समदाबी में क्या होगा? NCP डेल्टा T। आप जान चुके हैं ये। Cp क्या है? स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। डेल्टा U क्या होता है? NCV डेल्टा T। और W को क्या लिख सकते हैं? NR डेल्टा T। समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य का एक फॉर्मूला है W बराबर Q, दी गई ऊष्मा ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन गामा। गामा क्या है ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, Cp अपॉन Cv। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य, तीनों को कैसे लिखा? डेल्टा U जो है वो ऐसे लिख सकते हैं अपन। W क्या होता है? NR डेल्टा T। ये कैसे आया? देखो W का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। तो देखो एक समीकरण आपने जरूर सुनी होगी, PV बराबर nRT, आदर्श गैस समीकरण। अब अगर यहां पर डेल्टा V लिख दें तो देखो मोलों की संख्या और गैस नियतांक तो नियत राशि है, यहां डेल्टा आ जाएगा तो PV बराबर nRT होता है, तो P डेल्टा V बराबर NR डेल्टा T।
और P डेल्टा V किसके बराबर होता है? W के। तो W को क्या लिख सकते हैं? NR डेल्टा T। तो समदाबी प्रक्रम में Q NCP डेल्टा T डेल्टा U NCV डेल्टा T और W NR डेल्टा T। और सीधा कार्य निकालना हो समदाबी प्रक्रम में, दी गई ऊष्मा ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन गामा, कौन सी गैस के लिए? मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, तीनों गैसेस के लिए आप आराम से कार्य निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मिक प्रोसेस। नाम से पता लग रहा है प्रोसेस में ताप समान है। TF फाइनल ताप, TI प्रारंभिक ताप, दोनों समान है तो डेल्टा T क्या होगा? 0 होगा। अब डेल्टा U क्या होता है? NCV डेल्टा T। अब ये अगर डेल्टा T है और डेल्टा T का मान 0 है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। समतापी प्रक्रम में अगर आप ऊष्मागतिकी का पहला नियम लगाओगे Q बराबर डेल्टा U प्लस W, तो समतापी प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है। तो जो ऊष्मा आपने दी है वो क्या करेगी? केवल कार्य में खर्च होगी। तो Q बराबर क्या हो गया? W। इन दोनों प्रोसेस को आप देखो ढंग से, समआयतनिक में W 0 था और समतापी में डेल्टा U 0 है। समआयतनी प्रक्रम में तो जो भी आपने ऊष्मा दी है वो पूरी की पूरी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में खर्च हो गई, और समतापी प्रक्रम में जो भी आपने ऊष्मा दी है वो पूरी की पूरी कार्य में खर्च हो गई। समतापी प्रक्रम में कार्य निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, इसको भी आप याद रखें। देखिए W बराबर 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, अंतिम आयतन बटे में प्रारंभिक आयतन। इस तरीके से भी आप समतापी प्रक्रम में क्या निकाल सकते हैं? कार्य। इसके बाद है रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस। दोस्तों रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? इसमें जो सिस्टम है, जो निकाय है, वो बाहर से न तो ऊष्मा लेता है न देता है। यही एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम है। अब जब बाहर से ऊष्मा ले ही नहीं रहा तो Q क्या है? 0 बस। और दो इक्वेशन याद रखिए रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, PV की पावर गामा बराबर K, रुद्धोष्म प्रक्रम की समीकरण है। TV की पावर गामा -1 बराबर K, ये दोनों इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। PV की पावर गामा बराबर K, TV की पावर गामा -1 बराबर K, ये रुद्धोष्म प्रक्रम की समीकरण है। और रुद्धोष्म प्रक्रम में दी गई ऊष्मा क्या होती है? 0 होती है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम, किसी भी निकाय को Q ऊष्मा दोगे तो दो काम कर सकती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य। इन दो को आप अच्छे से समझें। समआयतनिक प्रक्रम में कार्य 0 होता है तो जितनी भी ऊष्मा दी थी वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में खर्च होगी। समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, इसलिए जो भी ऊष्मा दी थी वो कार्य में खर्च होगी। समदाबी प्रक्रम में दोनों में ही खर्च होगी, और रुद्धोष्म प्रक्रम में बाहर से ऊष्मा दी ही नहीं गई है। और दो इक्वेशन आपको इसके लिए याद रखना है, देख लीजिए। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अगर आप लिखना चाहें तो देखो Q 0 है, डेल्टा U प्लस W, बाहर से ऊष्मा दी ही नहीं गई है, इसलिए Q का मान क्या हो जाएगा? 0। और डेल्टा U, ये W इधर आएगा तो माइनस में, ऋणात्मक कार्य के बराबर होगा। देखिए तो चारों प्रक्रम, ऊष्मागतिकी का पहला नियम, इनमें कैसे अप्लाई करना है, इन चारों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देखते हैं। दोस्तों हर वीडियो में मैं आपको बताता आ रहा हूं, ऊष्मागतिकी का पहला नियम समझो। जिस ऑर्डर में मैं आपसे बात कर रहा हूं चीज़ों को उसी में देखो,
फिर आप क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करो, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन भी मैं आपको साथ के साथ दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन को पहले प्रायोरिटी के साथ सॉल्व करो, बार बार रिवाइज करो। अगर ऐप पर जो भी कंटेंट है वो आपको पूरा आता है, अच्छे से समझ में आ गया है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, उस पैटर्न का कहीं और भी क्वेश्चन आपको मिले उसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। पहले इनको पढ़ना है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम सिंपल है, जो ऊष्मा दी है वो दो तरीके के काम कर सकती है, या तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या कोई कार्य में खर्च हो जाएगी। चारों प्रक्रम समायतनिक और समतापी प्रक्रम में अच्छे से बता चुका हूं। जब डेल्टा V 0 होगा तो कार्य 0, जो भी ऊष्मा देंगे वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगी, जो भी ऊष्मा देंगे वो कार्य में। कार्य के लिए एक फॉर्मूला भी है, समदाबी में भी एक फॉर्मूला है, वो भी याद रखें। W को NR डेल्टा T कैसे लिखा है, आदर्श गैस समीकरण से। ये सब पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन देखिए, एक ग्राफ है P, Y अक्ष पर है दाब, X अक्ष पर है आयतन, PV ग्राफ है। एक बात आप याद रखें, दाब और आयतन के ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य को बताता है। PV ग्राफ का क्षेत्रफल किसको बताता है, कार्य या वर्क को। अब यहां पर कुछ ग्राफ दिए गए हैं प्रोसेस के लिए, देखिए क्या है, सम आयतनिक प्रसार, आइसोमेट्रिक प्रसार है। कहने का मतलब जो भी आयतन है प्रसार हो रहा है वो डेल्टा V सेम है। प्रोसेस अलग अलग है लेकिन कितना आयतन बढ़ना है वो सब में समान है, जीरो नहीं है, ध्यान रखें। समआयतनिक प्रसार का मतलब है कि जितना समदाबी में प्रसार हो रहा है, जितने आयतन का उतने आयतन का समतापी में और उतने का ही रुद्धोष्म में। तब क्या करेंगे, पहले तो ग्राफ में देखिए, लाइन है, समझें। अगर PV ग्राफ में X अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है, ये देखिए, और प्रारंभ में आयतन ये है, मान लीजिए ये 2 है और अंतिम आयतन 4 है। आयतन का प्रसार 2 हुआ है, 2 से 4 हुआ तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा ना। ये जो रेखा है वो X अक्ष के समांतर है। इसका मतलब देखिए, आयतन बढ़ा है लेकिन दाब इतना ही है, आयतन बढ़ रहा है लेकिन दाब में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, समदाबी प्रक्रम। ग्राफ में आपको बताना है कि कौन सी लाइन किस प्रक्रम को बताती है। पहला काम, X अक्ष पे कौन है, आयतन, X अक्ष के समांतर कोई रेखा है, Y पर कौन है, दाब, तो ये समांतर रेखा समदाबी प्रक्रम को बताएगी। अगर इसी ग्राफ में कोई लाइन Y अक्ष के समांतर है तो देख लीजिए, मान लीजिए ये आयतन की वैल्यू है, आयतन वही है लेकिन दाब ऐसे घट रहा है या बढ़ रहा है। अब आयतन समान है इसलिए ये लाइन क्या होगी, समआयतनी प्रक्रम की। PV ग्राफ में X अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो समदाबी प्रक्रम, Y अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो समआयतनी प्रक्रम। अब 2 बचे, दोनों का ग्राफ सेम सा ही है, समतापी और रुद्धोष्म। बस एक बात याद रखें, समतापी प्रक्रम का ग्राफ थोड़ा ऊपर रहेगा और रुद्धोष्म प्रक्रम का ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा। तो इन चारों में ये समदाबी, ये समायतनी, ये समतापी और नीचे जो है वो रुद्धोष्म, चारों प्रक्रम आप पहचान सकते हैं। अब ये मानो कि सभी प्रक्रम में आयतन में जो बढ़ोतरी हुई है वो 2 की, पहले 2 था 4 हो गया तो 2 की बढ़ोतरी हो गई। समआयतनी प्रसार का मतलब जो भी परिवर्तन हुआ आयतन में वो सेम है, और अब मान लेते हैं 2 है तो समआयतनी को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो आयतन ही समान है, और आयतन समान है तो किया गया कार्य 0 होगा। अपन पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से, डेल्टा
V 0 तो W बराबर 0। अब आपसे ये ग्राफ देके पूछा जाएगा कि किस प्रक्रम में किया गया कार्य ज़्यादा होगा या ऑर्डर लिखिए आप, तो कैसे करेंगे? PV ग्राफ का क्षेत्रफल, अगर ये लाइन होगी यहाँ से, तो ये पूरा जो ग्राफ का क्षेत्रफल है ये किसको बताएगा? कार्य को। कौन से प्रक्रम में? समदाबी प्रक्रम में। देखो ये पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। अगर समतापी प्रक्रम होगा तो ये ग्राफ है, तो यहाँ से लेकर ये वाला क्षेत्रफल कार्य को बताएगा। तो आपने एक बात तो देखी कि समदाबी प्रक्रम में ग्राफ या जो क्षेत्रफल था वो ज़्यादा था, समतापी में थोड़ा कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा कार्य समदाबी में, उससे कम समतापी में, और रुद्धोष्म में और नीचे आ गया तो क्षेत्रफल ये रहेगा। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य सबसे कम, और समायतनी प्रक्रम में किया गया कार्य 0 होता है, क्योंकि डेल्टा V का मान 0 होता है। इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ ले। PV ग्राफ है, y अक्ष पर दाब है, x अक्ष पर आयतन है। ये लाइन समदाबी को, ये लाइन समायतनी को, ये समतापी को, और ये लाइन रुद्धोष्म प्रक्रम को बताती है। PV ग्राफ का क्षेत्रफल W या कार्य को बताता है। जब समदाबी है तो ये पूरा क्षेत्रफल है तो ज़्यादा है, समतापी हुआ तो थोड़ा कम हो गया, और रुद्धोष्म में और कम हो गया। जब क्षेत्रफल कम हो गया तो किया गया कार्य भी कम हो गया। तो सम आयतनिक प्रसार, यदि तीनों प्रक्रम में जो आयतन बढ़ रहा है वो सेम हो या आयतन में परिवर्तन समान हो, तो समदाबी में किया गया कार्य सबसे ज़्यादा, समतापी में किया गया कार्य उससे कम, और रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य सबसे कम होता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखें, इस ग्राफ को अच्छे से समझें। हर एक प्रक्रम के लिए कुछ फॉर्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, उनको ध्यान से समझें। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम में आपको पता लगा कि किसी निकाय या सिस्टम को अगर ऊष्मा दी जाती है तो या तो वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन करेगी या कार्य करेगी। अब ये जो कार्य निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि P और V ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको बताएगा? कार्य को। लेकिन फिर भी आपको वर्क निकालना या कार्य निकालना ग्राफ से अच्छे से आना चाहिए। तो हम बात करते हैं कार्य के बारे में। W या कार्य कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। W बराबर P डेल्टा V, कई बार P dV भी लिखा रहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कार्य का फॉर्मूला आपको पता है। अब आप इस बात को देखिए, डेल्टा V आयतन में परिवर्तन। अब दो चीज़ें हो सकती है, अगर पहले आयतन कम है और अब ज़्यादा हो गया। पहले प्रारंभिक आयतन इतना है और अंतिम आयतन इतना है, तो आयतन बढ़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? निकाय में प्रसार, एक्सपेंशन इन सिस्टम। निकाय में संपीड़न, पहले आयतन ज़्यादा है और अब आयतन क्या है? कम है। प्रारंभ में आयतन ज़्यादा और अंतिम आयतन कम है, तब निकाय में कॉन्ट्रैक्शन या संपीड़न होगा। अब एक बात समझो, निकाय में प्रसार को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अंतिम आयतन ज़्यादा, प्रारंभिक आयतन कम। फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है इनिशियल वॉल्यूम से। देख लीजिए, इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है इनिशियल वॉल्यूम से, तो ये देखो एक्सपेंड हो रहा है। मैथमेटिकली चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, पहले आयतन इतना था, अब इतना हो गया, तो फैल गया ना, प्रसार हो गया। डेल्टा V का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन।
अब फैला है तो अंतिम आयतन ज़्यादा है, प्रारंभिक आयतन कम है, तो पॉजिटिव मान ज़्यादा होगा, तो डेल्टा वी का मान पॉजिटिव या आयतन में परिवर्तन धनात्मक। अब कार्य का फॉर्मूला P डेल्टा वी, जब डेल्टा वी धनात्मक है तो कार्य भी क्या होगा, धनात्मक। यदि किसी निकाय में प्रसार होता है तो कार्य क्या होगा, धनात्मक। क्यों होगा, मैथमेटिकल अप्रोच भी मैंने आपको बता दी है कि निकाय में जब प्रसार होगा तो उसका अंतिम आयतन ज़्यादा होता है। इसका अपोजिट, जब निकाय में संपीड़न होगा तो क्या होगा, प्रारंभिक आयतन ज़्यादा है और अंतिम आयतन कम है। अंतिम आयतन कम है प्रारंभिक आयतन से, तभी तो संपीड़न हुआ। डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन VF माइनस VI लिखेंगे। अब VI ज़्यादा है, नेगेटिव वाला मान ज़्यादा है और VF कम है, तो डेल्टा वी नेगेटिव। जब डेल्टा वी नेगेटिव तो कार्य भी नेगेटिव। यदि किसी निकाय में प्रसार होता है तो कार्य धनात्मक और संपीड़न होता है तो कार्य ऋणात्मक होगा। बिल्कुल आसान बात है। अब क्वेश्चन में इस अप्रोच को कैसे अप्लाई करेंगे वो आप देखिए। फिलहाल आप एक चीज याद रखें कि दाब को एक एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब भी लिख सकते हैं, लेकिन दाब का जो SI मात्रक है वो पास्कल है और एक वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और ये आप जानते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन सही से करनी है तो मात्रक SI सिस्टम वाले होने चाहिए। तो कहीं पर भी आपको एक वायुमंडलीय दाब दे रखा है तो उसको पास्कल में बदलना है तो 10 की पावर 5 पास्कल। आयतन भी ज़्यादातर लीटर में दे रखा होता है, लेकिन याद रखिए आयतन का जो मात्रक है वो मीटर क्यूब होता है और 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10 की पावर 5 पास्कल। आपको पास्कल में ही मान रखना है, SI मात्रक है। 1 लीटर है उसको मीटर क्यूब में बदलना है। 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। सबसे सिंपल अप्रोच के साथ शुरू होते हैं। देखिए, Y अक्ष पर P है दाब और X अक्ष पर आयतन है। PV ग्राफ है, ठीक है। PV ग्राफ में आपको क्या दे रखा है कि प्रारंभ में आयतन 1 लीटर था और अंत में आयतन 5 लीटर था। क्या हुआ, प्रारंभ में आयतन 1 लीटर था, अंत में आयतन 5 लीटर था। निकाय में क्या हुआ है, प्रसार। कार्य क्या आएगा, धनात्मक में। ग्राफ देखना है, याद रखें P Y अक्ष पर और V X अक्ष पर होना चाहिए। इस कंडीशन में इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो हमें कार्य बताएगा। PV ग्राफ का क्षेत्रफल। X अक्ष पर आयतन होना चाहिए और Y अक्ष पर दाब होना चाहिए। दाब कितना है, 1 ATM। दाब बदला ही नहीं, एक वायुमंडलीय दाब है, आयतन बढ़ा। नियत दाब पर निकाय का आयतन 1 लीटर से 5 लीटर हो गया, ये ग्राफ ये कहना चाह रहा है। वास्तव में ये ग्राफ समदाबी ग्राफ है। मैंने आपको बताया था दाब और आयतन ग्राफ में अगर आयतन के समानांतर एक रेखा हो तो समदाबी प्रक्रम को बताएगी। तो ये ग्राफ कौन से प्रोसेस को बताता है, समदाबी प्रक्रम को। अब हमें कार्य निकालना है। कार्य का फॉर्मूला P डेल्टा V होता है, हम जानते हैं, लेकिन यहां पर कार्य निकालने के लिए ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो लाइनें खींची इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आप निकाल लीजिए। मान लीजिए आप इसको लंबाई माने तो यहां से यहां तक का मान 1 ATM और 1 ATM किसके बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल। तो 10 की पावर 5 पास्कल लंबाई है। यहां से यहां तक को चौड़ाई मान लीजिए और लंबाई इंटू चौड़ाई किसी आयत का क्षेत्रफल होता है। यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से यहां तक 1 लीटर
और यहाँ से यहाँ तक 5 लीटर, तो ये वाला कितना हो गया 4 लीटर। 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं, तो 4 लीटर में 4 को 10 की पावर -3 मीटर क्यूब से गुणा कर दो, प्लस के 5 से -3 तो 10 की पावर 2 बच गई और कार्य 400 जूल आ गया। ग्राफ देखना है, y अक्ष पर दाब होना चाहिए, x अक्ष पर आयतन होना चाहिए। उस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल आपको ऐसे निकालना है, ये 400 जूल। पहले 1 लीटर था, अब 5 लीटर है। आयतन में प्रसार या निकाय में प्रसार, तो कार्य क्या होगा पॉजिटिव। एक और देखिए, एक एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझते जाइए। बस सिलेक्शन चाहिए तो चीज़ों को ध्यान से समझो, सटीक जानकारी है। जितना ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो भी लंबा होगा और आपको ज़्यादा टाइम में मुश्किल से 10 मिनट का कंटेंट मिलेगा। इसलिए मेरा फोकस केवल और केवल स्टडी मटेरियल पर है। बस जो भी बच्चा ऐप पर पढ़ रहा है उसके पास स्टडी मटेरियल ऐसा सीक्वेंस में होना चाहिए कि वो कोई सा भी क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व कर सके। ग्राफ देखिए, y अक्ष पर दाब है और x अक्ष पर आयतन है, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में दाब 4 पी नोट है और अंतिम दाब 2 पी नोट है। अब आपसे पूछा गया कि कार्य ज्ञात करो। ग्राफ देखेंगे, PV है, दाब y अक्ष पर है, आयतन x अक्ष पर है। ग्राफ का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा कार्य, और क्षेत्रफल ये वाला ग्राफ। क्षेत्रफल किसके साथ टच होना चाहिए, आयतन की वाले अक्ष पर, यह ध्यान रखें आप। तो जो भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसका आधार क्या रहना चाहिए, आयतन वाला अक्ष। अब इस पूरे भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये देख लीजिए, ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। 1/2, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। इस भुजा का जो मान है वो 2p नोट और इस भुजा का मान है वो 4p नोट। 0 को नोट बोल रहा हूं मैं। 2p नोट 4p नोट, इन दोनों का योग, तो 2p नोट और 4p नोट कितना हो गया 6p नोट। इनके बीच की दूरी ये, तो ये पूरा 3v नोट है और ये v नोट है, तो यहां से यहां तक का कितना हो गया 2v नोट, तो बीच की दूरी 2v नोट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6p नोट v नोट आंसर आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव भी चेक करो, देखें। प्रारंभ में आयतन v नोट था और अंत में आयतन 3v नोट था। आयतन में प्रसार, निकाय का प्रसार, तो कार्य पॉजिटिव होगा। इस तरीके से अगर आपको यह समझ में नहीं आता कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप इसका क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले त्रिभुज का निकाल लें फिर आयत का निकाल लें। देखो इस आयत का क्षेत्रफल, लंबाई 2v नोट, चौड़ाई 2p नोट, तो आयत का तो क्या हो गया 2p नोट गुणा 2v नोट, क्या हो गया 4p नोट v नोट। त्रिभुज का क्या हो गया 1/2, आधार क्या है 2v नोट और ऊंचाई क्या है यहां से लेकर यहां तक 2p नोट। 2 से 2 कट गए, 2p नोट v नोट। देखो त्रिभुज वाला क्या हुआ 2p नोट v नोट, आयत वाला क्या हो गया 4p नोट v नोट। 4 और 2 क्या हो गए 6p नोट v नोट। ऐसे भी कर सकते हैं। दाब और आयतन का जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल कार्य को बताएगा।
कार्य धनात्मक है या ऋणात्मक। अगर निकाय में प्रसार हो रहा है, अंतिम आयतन ज़्यादा है तो धनात्मक, और अंतिम आयतन कम है, संकुड़न हो रहा है या संपीड़न हो रहा है तो वो नेगेटिव। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन और उनका पैटर्न इस तरीके से है कि कितना भी जटिल क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आइए, y अक्ष पर आयतन है और x अक्ष पर दाब है। पहले तो इसको देख के ही सोचना चाहिए, अच्छा सर इतने टाइम तक y अक्ष पर दाब था, x अक्ष पर आयतन था। अब ग्राफ थोड़ा अपोजिट बनाया, y अक्ष पर आयतन है, x अक्ष पर दाब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभ में आयतन 3 लीटर और अंत में आयतन 1 लीटर। अंतिम आयतन कम है, अंतिम आयतन कम है, इसका मतलब निकाय में संपीड़न हो रहा है, जो भी काम आएगा वो नेगेटिव में आएगा। हम कुछ कैलकुलेट करें इससे पहले ये 2 बातें जरूर चेक करें कि भाई साहब ग्राफ आयतन कौन से अक्ष पर है और दाब कौन से अक्ष पर है। आयतन जनरली y अक्ष पर, आयतन जनरली x अक्ष पर और दाब जनरली y अक्ष पर होना चाहिए। उस ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य को बताएगा। ग्राफ का क्षेत्रफल इस तरीके से निकालना है कि आधार आयतन की तरफ रहे। कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा उसका हम अंतिम आयतन से पता लगाएंगे। अंतिम आयतन अगर प्रारंभ वाले से ज्यादा है तो प्रसार हो रहा है धनात्मक, और अंतिम आयतन प्रारंभ वाले से कम है तो संपीड़न हो रहा है कार्य ऋणात्मक। यहां हमने देखा एक तो ग्राफ उल्टा बना हुआ है और दूसरा इस बात से यह पता लगा कि कार्य ऋणात्मक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और देखिए, दाब का मान 100 किलो पास्कल से 200 किलो पास्कल हो रहा है। अब ये किलो क्या है, पास्कल क्या है? पास्कल तो आप जानते ही हैं 10 की पावर 5 एक एटीएम। किलो का मतलब है 10 की पावर 3। तो 100 किलो पास्कल को आप 100 को तो 10 की पावर 2 और किलो को 10 की पावर 3। किलो का मतलब 10 की पावर 3 और दोनों का कितना हो गया 10 की पावर 5 पास्कल। वास्तव में 100 किलो पास्कल का मतलब है 10 की पावर 5 पास्कल और 10 की पावर 5 पास्कल का मतलब है एक वायुमंडलीय दाब। 100 किलो पास्कल का मतलब है एक वायुमंडलीय दाब। अब एक वायुमंडलीय दाब दे रखा होता तो आपके लिए आसान हो जाता। एक वायुमंडलीय दाब 100 किलो पास्कल या 10 की पावर 5 पास्कल एक ही बात है। 200 किलो पास्कल वही हो गया। किलो पास्कल का मतलब है भाई 200, किलो का मतलब 10 की पावर 3 और पास्कल 2 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल मतलब 2 वायुमंडलीय दाब। किलो पास्कल को पास्कल में बदलना आना चाहिए और किलो का मतलब 10 की पावर 3 है। तो 100 किलो पास्कल का मतलब 10 की पावर 5 पास्कल, 200 किलो पास्कल का मतलब 2 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। अब कार्य निकालिए, क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया था दाब और आयतन का जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल आपको उधर निकालना है कि आधार क्या रहे, आयतन। तो क्षेत्रफल ये निकालना पड़ेगा। ये कब निकालते? जब ग्राफ ऐसे होता। तो ग्राफ को छोड़ो, आप तो ये याद रखो कि आधार किसका लेना है, आयतन का। अगर इधर है तो उधर ले लेंगे। अब बच्चा क्या करेगा, ये वाला जो है उसका क्षेत्रफल निकाल लेगा और गलत आ जाएगा आंसर। ग्राफ जैसे ही अपोजिट हुआ आपको इस बात का ध्यान रखना है। 100 किलो पास्कल का मतलब है 10 की पावर 5 पास्कल।
या 1 वायुमंडलीय दाब। 200 किलो पास्कल का मतलब है 2 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल या 2 वायुमंडलीय दाब। मतलब दाब 1 एटीएम से 2 एटीएम हो रहा है। अब कार्य निकालते हैं। ये ट्रेपेजियम है, समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजा है 1 एटीएम, ये समांतर भुजा है 2 एटीएम, और 2 और 1 3 एटीएम। तो 3 और एटीएम का मतलब है 10 की पावर 5। या अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो 2 गुणा 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 5 हो रहा, तो टोटल कितना हो गया? 3 गुणा 10 की पावर 5। एक ये और ये, बीच की दूरी ये, या यू लेंगे तो ये वाली, अब ये वाली नहीं लेनी है, बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक। तो 3 और 1 लीटर के बीच का डिफरेंस 2 लीटर, और 2 लीटर को आपको मीटर क्यूब में बदलना है। 1 लीटर में 10 की पावर -3, इसलिए 2 गुणा 10 की पावर -3। 2 से 2 कट गया, 5 में से माइनस के 3, तो 2 बच गए, 300 जूल। लेकिन याद रखो, प्रारंभ में आयतन 3 लीटर था, बाद में 1 लीटर हो गया, संपीड़न हुआ है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। एक एक स्टेप आपको ध्यान में रखना है, उलझने जैसी कोई बात नहीं है। आप जबरदस्ती प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर समस्या होगी, वरना तो सिस्टमेटिक चीजों को समझिए बस। देखिए, प्रारंभ में 3 लीटर आयतन, बाद में 1 लीटर। अंतिम आयतन जो है वो कम है, इसलिए डेल्टा वी नेगेटिव, निकाय में संपीड़न हो रहा है, इसलिए कार्य का मान ऋणात्मक होगा। अगर पीवी ग्राफ दे रखा है और कोई प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम हो, साइक्लिक प्रोसेस हो, अब साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें कार्य कैसे निकालें? अगर P y अक्ष पर और V x अक्ष पर हो और चक्रीय प्रक्रम की दिशा क्लॉकवाइज हो, उस कंडीशन में कार्य धनात्मक होगा, और चक्रीय प्रक्रम की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो, उस कंडीशन में कार्य ऋणात्मक होगा। अगर दाब y अक्ष पर और आयतन x अक्ष पर हो, चक्रीय प्रक्रम की दिशा क्लॉकवाइज हो तो कार्य धनात्मक, एंटी क्लॉकवाइज हो तो कार्य ऋणात्मक। सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, y अक्ष पर दाब, x अक्ष पर आयतन। एक चक्रीय प्रक्रम आपको बता रखा है, A से B और B से C और C से वापस A, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज। और PV ग्राफ में क्लॉकवाइज का मतलब है कार्य किस में होगा? पॉजिटिव में। चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा? जो भी एरिया अंडर क्लोज्ड साइकिल, इस क्लोज साइकिल के अंदर जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लो, वही कार्य होगा। त्रिभुज है ये 1/2, आधार AC है तो 4 में से 1 V0 गया तो 3 V0 आधार, और ऊंचाई ये है 2 P0। 3 P0 में से P0 माइनस कर देंगे, 2 P0, 2 से 2 कैंसिल, और कार्य क्या हो गया? 3 P0 V0, और कार्य धनात्मक होगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्रीय प्रक्रम है। यही ग्राफ अगर ऐसे हो कि y अक्ष पर आयतन हो और x अक्ष पर दाब हो, y अक्ष पर आयतन हो, x अक्ष पर दाब हो, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो चक्रीय प्रक्रम अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो कार्य ऋणात्मक, और चक्रीय प्रक्रम अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो कार्य क्या होगा? धनात्मक। इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा क्योंकि ग्राफ के अक्ष बदल गए हैं। तो इस तरीके से आप कार्य निकाल सकते हैं। चीजों को सिस्टमेटिक रखें। एक एटीएम 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन में आपको डराने के लिए 100 किलो पास्कल बोल दिया, 100 को 100 लिखा, किलो का मतलब 10 की पावर 3, पास्कल 10 की पावर 2,
10 की पावर 3 पास्कल और 10 की पावर 5 पास्कल, और 10 की पावर 5 पास्कल का मतलब है 1 वायुमंडलीय दाब, और 200 का मतलब है 2 वायुमंडलीय दाब। एक बात और समझ लो कि 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब कैसे होते हैं। एक बात याद रख लो कि 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 लीटर में 1000 ml होते, तो 1000 ही क्या हो गए सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है किस में, मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 100 का भाग देंगे। अब क्यूब है तो 3 बार बदलना है, तो 3 बार 100 का भाग देंगे। 1000 में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है। 3 से 3 कट गए, 1/1000 जिसको 10 की पावर -3 मीटर क्यूब कहेंगे, और 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस तरीके से 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होंगे। 1 वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल ही है। चक्रीय प्रक्रम में अगर y अक्ष पर दाब है और x अक्ष पर आयतन है तो क्लॉकवाइज चक्रीय प्रक्रम है तो कार्य धनात्मक, एंटी क्लॉकवाइज चक्रीय प्रक्रम है तो कार्य ऋणात्मक। अगर यदि ग्राफ में y अक्ष पर आयतन है और x अक्ष पर दाब है तो क्लॉकवाइज है तब कार्य ऋणात्मक, और एंटी क्लॉकवाइज है तब कार्य धनात्मक। यहां से आपको क्या बात पता लगी, आयतन का ध्यान में रखना है। निकाय में प्रसार हो रहा है या संपीड़न, उससे भी कार्य पर धनात्मक और ऋणात्मक के साइन पर प्रभाव पड़ेगा। ग्राफ का ध्यान रखना है, y अक्ष पर दाब और x अक्ष पर आयतन होना चाहिए। क्षेत्रफल निकालते टाइम ये ध्यान में रखना है कि जो उसका आधार है वो किसकी तरफ आए, आयतन की तरफ। देखिए ऐसे आते तो आधार किसकी तरफ आ गया, दाब की तरफ नहीं, इसका आधार जो है वो आयतन की तरफ आना चाहिए। और चक्रीय प्रक्रम में भी जो उसका साइकिल का जो चक्र है उसकी दिशा है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और साथ में ग्राफ कौन सा है उस पर भी ध्यान में रखना है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में कार्य को कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बारे में और देखिए। मान लीजिए इस बार y अक्ष पर दाब है और x अक्ष पर ताप है, टेम्परेचर है, और ग्राफ एक सीधी रेखा आपको प्राप्त हो रही है। ये पॉइंट A है स्टार्टिंग पॉइंट, ये B पॉइंट है, A से लेकर B की ओर। तो आप जानते हैं अगर ऐसा ग्राफ है तो P/T क्या होता है, एक नियत राशि होती है। P/T क्या होता है, एक नियत राशि होती है। जैसे आपने सुना हो V बराबर IR, तो V/I एक नियत राशि क्या है, प्रतिरोध। अगर ग्राफ एक सीधी रेखा है, यहाँ पर P/T, तो यहाँ पर इन दोनों का जो कांस्टेंट राशि है वो होगा वॉल्यूम या आयतन। मतलब आप एक बात समझे, अगर दाब और ताप ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, इसका मतलब है आयतन समान है, और सम आयतनिक प्रक्रम में कार्य का मान 0 होता है, क्योंकि आप जानते हैं W बराबर P डेल्टा V, और डेल्टा V 0 है तो कार्य भी 0 है। अगर आयतन ताप ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, V/T तो कांस्टेंट है क्या, दाब, और ये प्रोसेस कौन सा हो गया, समदाबी प्रक्रम। इससे पहले हमने अभी दाब और आयतन वाले ग्राफ पर पढ़ा, दाब और ताप, आयतन और ताप। दाब और ताप ग्राफ सीधी रेखा है तो आयतन कांस्टेंट है, आयतन और ताप ग्राफ में सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो दाब कांस्टेंट है, समदाबी प्रक्रम है। और याद कीजिए समदाबी प्रक्रम में कार्य जो है NR डेल्टा T।
N क्या है 2 मोल, R और ताप में परिवर्तन पहले 200 केल्विन था और अब 400 केल्विन हो गया, तो परिवर्तन 200 केल्विन का और 400 R क्या हो गया, कार्य हो गया। समदाबी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम। कुछ और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए। मान लीजिए ये ग्राफ है, y अक्ष पर आयतन है, x अक्ष पर दाब है और क्या है क्लॉकवाइज। तो याद करो VP ग्राफ में क्लॉकवाइज आ रहा है साइक्लिक प्रोसेस, इसका मतलब कार्य क्या है, ऋणात्मक है। और साइक्लिक प्रोसेस में जो क्लोज्ड एरिया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर लंबाई माने तो 6 ATM और 1 ATM में 10 की पावर 5 पास्कल, तो 6 गुणा 10 की पावर 5। और चौड़ाई माने तो ये देखो 1.5 लीटर पहले आधा लीटर, तो कितना लीटर बड़ा है, 1 लीटर। और 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। 5 में से 3 गए तो 2 और माइनस में आएगा कार्य 600 जूल। कई बार वैल्यू नहीं दे के ऐसे ग्राफ दिए जाते हैं। देखो आयतन दाब ग्राफ, इस वाले को देखिए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क। इस वाले को देखिए एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क, क्योंकि ग्राफ VP ग्राफ है। अब बड़ा कौन है, नेगेटिव। जब नेगेटिव वाला बड़ा है तो टोटल वर्क भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ऋणात्मक वाला भाग का क्षेत्रफल ज्यादा है। एक और क्वेश्चन देखिए। दर्शाए गए चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, ये चक्रीय प्रक्रम दिखा रखा है, ये 4 ऑप्शन। देखो चक्रीय प्रक्रम ये है और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि इस वृत्त की एक व्यास ये और एक व्यास ये और त्रिज्या भी 2, एक ये वाली एक ये वाली। ये जो त्रिज्या है वो है आयतन वाली और ये जो त्रिज्या है वो है दाब वाली। R² में आप क्या करो, एक बार दाब वाली और एक बार आयतन वाली त्रिज्या लो, तो पाई RP यहां से लेकर यहां तक। तो देखो ये टोटल व्यास है, 3P0 में से P0 घटाएंगे तो 2P0, व्यास 2P0 है तो त्रिज्या P0, इधर भी व्यास 2V0 है तो त्रिज्या V0, पाई P0 V0। लेकिन याद रखें ये PV ग्राफ है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कार्य नेगेटिव, -पाई P0 V0। ऐसा ऑप्शन में है नहीं। पाई की वैल्यू 22/7 -22/7 P0 V0 आंसर आ जाएगा। अगर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को समझते चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक जानकारी और आप याद रख लें, एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम में तापमान, दाब और आयतन तीनों ही बदलते हैं, परिवर्तनशील है, मगर निकाय से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। Q का मान 0, ऊष्मागतिकी के पहले नियम से तो Q 0 हो गया, डेल्टा U प्लस W। और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कार्य निकालने का यह सूत्र देखिए। अब आप इस कंडीशन में नहीं है कि सूत्र कैसे डेराइव हुआ, आप याद रखें N मोलों की संख्या, R गैस नियतांक, गामा -1 ब्रैकेट T1 -T2। इस तरीके से आप रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य निकाल सकते हैं। वर्क की कैलकुलेशन के बाद हम बात करते हैं एक एक प्रक्रम या प्रोसेस के बारे में कि उसके लिए किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सम आयतनी प्रक्रम, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ये देखिए, एक शब्द आपको और याद रखना है, प्रोसेस इक्वेशन क्या है, प्रक्रम समीकरण क्या है। ताप, दाब और आयतन के मध्य संबंध को स्थापित करने वाली समीकरण या बताने वाली समीकरण प्रक्रम समीकरण कहलाती है।
ताप दाब आयतन के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण को प्रक्रम समीकरण कहते हैं, प्रोसेस इक्वेशन। और जैसा मैंने कहा, सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स के इन टॉपिक से जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, और ग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चन के आंसर या जब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कोई भी बच्चा इसको छोड़ता नहीं है। उसको लगता है कि बस 4 सिंपल से ऑप्शन है, कोई तो आंसर होगा। ये तो खैर ठीक है, लेकिन गलत भी करके आएगा डेफिनेटली, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो भी इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन उसको इजी लगता है। लेकिन अगर आपको सही से चीज़ें पता है तो ही इजी है, वरना आप गलत करके भी अपने आप को खुश रख सकते हैं। ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने आपको अच्छे से वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ कैसे, बिल्कुल तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं। अब एक एक प्रोसेस के बारे में मैं आपको फिर से बता रहा हूं। आइसोमेट्रिक प्रोसेस में सबसे पहले मैं बात करता हूं आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर nRT। देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन ये है, आप समझते चलें, बस फालतू उलझने की जरूरत ही नहीं है। PV बराबर nRT याद रखने में किसी को दिक्कत नहीं है। हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं? सम आयतनी प्रक्रम, मतलब आयतन कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है। जब सम आयतनी प्रक्रम पढ़ रहे हैं तो V तो कांस्टेंट होगा ही। अब हमने क्या किया, जो कांस्टेंट है, जो नियत राशियां हैं, जो फिक्स राशियां हैं, उनको एक तरफ कर लिया। तो ये जो ताप तो बदलेगा, दाब भी बदलेगा, V नहीं बदल रहा, V नियत है। तो T को इधर लेके आ गए, P/T। N क्या है? मोलों की संख्या, नियत राशि है। R क्या है? गैस नियतांक, पहले से नियत है। और सम आयतनी प्रक्रम में V भी नियत होता है, इसलिए P/T बराबर तीनों नियतांक को इधर लेके आ गए। T इधर आ गया, V नीचे आ गया, nR/V। और ये तीनों को हम कांस्टेंट कह रहे हैं, तो P/T बराबर एक नियत राशि या कांस्टेंट आएगा। P/T बराबर एक नियत राशि, यह समायतनिक प्रक्रम के लिए होगा। क्यों? क्योंकि nR तो पहले नियत है और V भी नियत है। इसको इस तरीके से देखिए, अगर आपको समायतनिक प्रक्रम दे रखा है और फिर दाब और ताप के मान दे रखे हैं, देखो मान लो पहले जो आपका प्रोसेस है उसका दाब PI, आयतन VI और तापमान TI है। थोड़ी देर बाद उसका दाब PF फाइनल, VF और TF। अब समायतनी प्रक्रम में आप जानते हैं VI बराबर VF होता है। अब जब ये दोनों मान बराबर है तो आपके पास क्या बचा? PI TI बराबर PF TF, या इसको 1-2 भी आप कर सकते हैं, P1 T1 बराबर P2 T2। और अगर ये इधर आएगा P2 तो P1/P2 T1/T2। ये इक्वेशन भी हो सकती है। कौन से प्रक्रम के लिए? समायतनी प्रक्रम के लिए। पहले आदर्श गैस समीकरण से ये मान निकाला, V को इधर लेके आए, फिर प्रारंभिक और अंतिम कंडीशन के हिसाब से अब इस क्वेश्चन को या इस कॉन्सेप्ट को जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको वो प्रारंभिक दाब दे रखा होगा, बोलेगा कि पहले ताप इतना है, अब दाब इतना बढ़ा दिया जाए, या पहले ताप इतना है, अब ताप इतना बढ़ा दिया जाए, तो दाब कितना होगा? प्रोसेस क्या होगा? समायतनी प्रक्रम। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। अब ग्राफ में इस चीज को अगर दर्शाएंगे P और T, और कांस्टेंट है, मतलब एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। T किस में होना चाहिए? केल्विन में। ये ग्राफ समायतनी प्रक्रम को दर्शाता है। वॉल्यूम क्या है? नियत है। P और T एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती होंगे। P बढ़ेगा,
टी भी बढ़ेगा, या टी बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। तो यहां से एक बात पता लग गई कि समआयतनी प्रक्रम में जब आयतन नियत है तो तापमान बढ़ाने पर दाब भी बढ़ता है। और इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ग्राफ ये रहा। अगर ग्राफ इधर तापमान केल्विन की जगह डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 0 डिग्री, और ग्राफ इधर -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा। तो ये भी समआयतनी प्रक्रम है, बस एक्स अक्ष पर जो तापमान है वो डिग्री सेंटीग्रेड में और यहां पर केल्विन में। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, और ये समझ लीजिए कि एग्जाम में इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आपको दे रखा होगा दाब और ताप के मध्य ग्राफ, दो आपको ये लाइनें बता रखी है, मतलब यहां पर भी कोई आयतन होगा और यहां पर भी आयतन होगा। दाब और ताप की जो सीधी रेखा है वो किसके बारे में बता रही है कि समआयतनी प्रक्रम है, और इस रेखा का ढाल क्या होगा, आयतन का मान होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए का आयतन ज्यादा है या बी का आयतन ज्यादा है। पहले कॉन्सेप्चुअल देख लेते हैं। P/T बराबर NR/V, ये आप जान चुके हैं, ये देख लीजिए आदर्श गैस समीकरण से। अब NR/V किसके बराबर है, ढाल के बराबर। और यहां से एक बात समझ में आ गई, M या ढाल NR/V है तो ढाल व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आयतन के। आयतन ज्यादा तो ढाल कम, आयतन कम तो ढाल ज्यादा। कौन से ग्राफ हैं, जब P y अक्ष पर हो और तापमान x अक्ष पर हो। अब आप आराम से समझ सकते हैं। B के लिए निकालो, देखो B के लिए ये थीटा ज्यादा है, और जब थीटा ज्यादा होगा तो ढाल भी ज्यादा होगी, और ढाल अगर ज्यादा है तो आयतन क्या होगा, कम होगा। A के लिए देखो, ये थीटा जो है ये कम होगा, थीटा कम तो ढाल भी कम, और ढाल अगर कम होगी तो आयतन ज्यादा होगा। तो यहां पर सीधी सी बात, ए वाले का आयतन ज्यादा और बी वाले का आयतन कम होता है। ग्राफ याद रखना है कि P और T ग्राफ है, अक्ष याद रखना है x अक्ष पर और y अक्ष पर। उसके बाद आदर्श गैस समीकरण से जो आपको चीजें प्राप्त हुई, P/T कांस्टेंट है और वास्तव में यही नियत या इसकी ढाल जो होगी वो इस कांस्टेंट का मान बताएगी। अब m बराबर क्या लिख सकते हैं, NR/V। तो ढाल और आयतन के मध्य संबंध क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। तो समआयतनिक प्रक्रम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कई बार इस ग्राफ को ऐसे दे देते हैं, T तापमान y अक्ष पर और दाब x अक्ष पर। फिर आपको वही कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, अब इसका अपोजिट हो जाएगा। यहां पर देखो, जिसका थीटा ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा, और आयतन क्या हो रहा था, कम, अब ज्यादा हो जाएगा। देखिए इसका अपोजिट, B के लिए थीटा ज्यादा, ढाल भी ज्यादा और आयतन भी ज्यादा। A के लिए थीटा कम, ढाल भी कम और आयतन भी कम। तो बताइए किसका आयतन ज्यादा हो जाएगा, इस कंडीशन में B का आयतन ज्यादा हो जाएगा A से। इसका उल्टा, अब ये कैसे हुआ, अगर आप ये भी समझना चाहते हैं तो देखिए, जब P और T ग्राफ था तब P/T NR/V था। अब जब T और P ग्राफ है तो इसको उल्टा करेंगे तो T/P और NR नीचे आ जाएगा, V ऊपर आ जाएगा। T और P ग्राफ में कांस्टेंट क्या हो गया, V/NR, और यही किसका मान बताएगा, ढाल का, और ढाल क्या हो गई, आयतन के समानुपाती। ढाल ज्यादा तो आयतन ज्यादा, ढाल कम तो आयतन कम। इस तरीके से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो इसकी ढाल क्या है, ज्यादा तो आयतन ज्यादा, ढाल कम तो आयतन कम। कब, लेकिन जब तापमान x अक्ष पर, सॉरी y अक्ष पर और दाब x अक्ष पर हो। लेकिन अगर जनरली ये ग्राफ आए तो आपको ये याद रखना है। कहने का मतलब,
आप रट के कुछ भी नहीं बैठ सकते। अब आपने सम आयतनी प्रक्रम या आइसोमेट्रिक प्रोसेस में ढाल और आयतन के मध्य का संबंध ये याद रख लिया और ग्राफ ये आ गया, तो आपका तो क्वेश्चन गलत हो गया। ग्राफ के अक्ष ध्यान से देखें। वास्तव में आप आदर्श गैस समीकरण का सही से प्रयोग सीखें कि देखो P/T, P y अक्ष पर और T x अक्ष पर, तब जो होगा वो नियत राशियां m के बराबर होगी। T/P, तो फिर ये क्या हो जाएगा V/NR और ये m के बराबर होगी। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम में आपको ऐसा ग्राफ दिया, ये P ये T, आपने ध्यान से देखा कि ठीक है y अक्ष पर P है, x अक्ष पर क्या है टेम्परेचर है। दो आपके सामने सीधी रेखाएं हैं, ये Vx है और ये Vy है। चार ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं आयतन से संबंधित। अब आपको सही करना है। अब P और T ग्राफ एक सीधी रेखा है समायतनी प्रक्रम। अब समायतनी प्रक्रम में क्या होगा, ग्राफ की ढाल के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन में याद करो ढाल जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, ये रहा, यही ग्राफ है। Vx वाले की ढाल ज्यादा, थीटा भी ज्यादा, आयतन कम, तो इसका आयतन कम और इसका आयतन ज्यादा। Vy क्या होगा ज्यादा, और ये आंसर क्या हो जाएगा सही। जब भी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो आपको यही लगेगा कि थोड़ा सा पढ़ लेते तो क्वेश्चन सही हो जाता या अच्छे मार्क्स आ जाते। लेकिन ये थोड़ा सा सही करने के लिए आपको कितनी चीजें पता होनी चाहिए, ये अच्छे से पता होना चाहिए। सम आयतनी प्रक्रम में PV बराबर NRT, आदर्श गैस इक्वेशन, P/T ये पूरा ढाल के बराबर है। अगर T/P हुआ तो उल्टा होके ढाल के बराबर है। ये दोनों कॉन्सेप्ट यही है। जब P/T है तो NR/V ढाल के बराबर है। ढाल किसके, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। जब उल्टा कर दिया तो T/P और V/NR ढाल के बराबर है और ढाल आयतन के समानुपाती हो गई। या बेसिक इसको याद रखें, इसका अपोजिट अगर ग्राफ आया तो थीटा ज़्यादा तो ढाल भी ज़्यादा और आयतन भी ज़्यादा। आइसोमेट्रिक या सम आयतनिक प्रक्रम में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इस बारे में हम बात कर रहे थे। एक बार फिर से आप देखिए, चीज़ को समझिए। y अक्ष पर क्या है P दाब, x अक्ष पर क्या है तापमान। T ग्राफ अगर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो सिंपल सी बात है, आयतन कांस्टेंट है, वो प्रक्रम समायतनिक है, आइसोमेट्रिक है। अब दो ग्राफ है, दो लाइनें हैं। मान लीजिए इस कंडीशन में जो आयतन है वो है A और इस कंडीशन में जो आयतन है वो है B। मैंने अभी आपको बताया था PV बराबर NRT, आदर्श गैस समीकरण। अब आप जानते हैं कि V तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को या नियत राशियों को एक तरफ करो, तो T को इधर लेके आ गए P/T और आयतन को इधर लेके आ गए। P/T बराबर NR/V। हम जानते हैं अगर ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है तो समीकरण है y बराबर mx। अब आपको ढाल निकालनी है तो y/x क्या होगा ढाल। y क्या है P, x क्या है T। P/T क्या होगा ढाल और P/T ही क्या है NR/V। यहां से एक बात पता लगी कि जो ढाल है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जिसकी ढाल ज़्यादा उसका आयतन कम। यहाँ पर B की ढाल ज़्यादा है इसलिए B का आयतन कम होगा और A का आयतन ज़्यादा होगा। इसके अपोजिट अगर ग्राफ के अक्ष बदल दिए जाए,
y अक्ष पर तापमान और x अक्ष पर दाब है और फिर सीधी रेखाएं आपको प्राप्त हो रही है। इस कंडीशन में भी आप मान के चलिए कि सीधी रेखा जो है वो आयतन नियत है, ये आयतन P है और ये आयतन या वॉल्यूम Q है। वही आदर्श गैस इक्वेशन। इस बार क्या हुआ कि T को इधर लाने के बजाय T ऊपर रखे और P को इधर ले गए और T बटे P बराबर V/NR। इसको ऐसे भी इधर भी लिख देंगे बटे में, तो कोई दिक्कत थोड़ी। y बराबर mx, ढाल निकालनी है तो y बटे x। देखो y अक्ष पर कौन है T, x अक्ष पर कौन है P। T अपॉन P किसके ढाल के और T अपॉन P किसके बराबर है V बटे NR के। अब V क्या है आयतन। यहां पर यह पता लगा कि आयतन ढाल के सीधे समानुपाती है, ढाल ज्यादा तो आयतन ज्यादा। ढाल Q का ज्यादा है इसलिए Q का जो आयतन है वो ज्यादा होगा P के आयतन से। इस तरीके से आप आइसोमेट्रिक प्रोसेस में ग्राफ वाले क्वेश्चन और ढाल से संबंधित बातों को समझ सकते हैं। जिसका Q ज्यादा इस कंडीशन में उसकी ढाल ज्यादा और जिसकी ढाल ज्यादा उसका आयतन कम। इस कंडीशन में जिसका Q ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा और उसका आयतन भी ज्यादा। आइसोमेट्रिक प्रोसेस में और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर से देखिए। आयतन नियत है, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है जो फाइनल वॉल्यूम है वही इनिशियल वॉल्यूम है। अंतिम आयतन और प्रारंभिक आयतन बराबर है। पहले जितना आयतन था अब भी उतना ही आयतन है तो बढ़ नहीं रहा, नियत है। और डेल्टा V बराबर क्या हो गया 0। कार्य का फॉर्मूला आप जानते हैं P डेल्टा V। जब डेल्टा V 0 है तो कार्य भी 0। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है कि किसी निकाय को अगर आप Q ऊष्मा दे रहे हैं तो जो ऊष्मा आपने दी है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य के रूप में यूज आ जाएगी, इस्तेमाल आ जाएगी। जो भी ऊष्मा आप दे रहे हैं एक तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी और कुछ कार्य करेगी। अब समआयतनिक प्रोसेस में कार्य तो है ही नहीं, W0, तो Q सीधा किसके बराबर हो गया डेल्टा U के। अब मैंने आपको जब स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा पढ़ाई तब आपको बताया था कि Q बराबर NCV डेल्टा T। कब? स्थिर आयतन पर। और स्थिर आयतन वाले कोई तो समायतनी प्रक्रम कह रहे हैं, तो Q क्या हो गया NCV डेल्टा T और Q बराबर क्या है डेल्टा U। तो Q बराबर NCV डेल्टा T हो गया और यही मान किसका हो गया डेल्टा U का। तो डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि Q और डेल्टा U बराबर है। स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला ये था, इसी से Q का मान, और Q बराबर डेल्टा U है इसलिए डेल्टा U का मान NCV डेल्टा T। CV या स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान FR/2 से निकाल सकते हैं। F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आपके पास गामा का मान है तो CV का मान R/γ-1 से भी निकाल सकते हैं। आपको मैं फिर रिवाइज करवा दूं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक के लिए 5, पॉली एटॉमिक के लिए 6, CO2 पॉली एटॉमिक है लेकिन उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 जब निम्न और मध्यम तापमान पर हो। अधिक तापमान पर 2 कंपन की कोटि और जुड़ जाती है इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाती है। एक परमाणुविक गैस के लिए गामा का मान 5/3, द्विपरमाणुक के लिए गामा का मान 7/5, बहुपरमाणुविक के लिए गामा का मान 4/3 होता है, निकाल चुके हैं। गामा क्या है CP/CV,
स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात एक राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं है, उसे गामा कहते हैं। सबसे कम गामा का मान बहुपरमाणुइक का और सबसे ज़्यादा एक परमाणुइक का, और गामा का मान 4/3 से लेकर 5/3 के बीच में या इनके बराबर हो सकता है। अगर आपको गामा पता है तो इस तरीके से CV निकाल लें। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, इस तरीके से निकाल लें। मोनो एटॉमिक में कौन आती थी? हीलियम। डाई एटॉमिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन। पॉली एटॉमिक में ओजोन और मीथेन, और कार्बन डाइऑक्साइड पॉली एटॉमिक है, लेकिन इसकी संरचना सरल रेखीय है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। सम आयतनिक प्रोसेस में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। ग्राफ से कैसे आएंगे, इक्वेशन से कैसे आएंगे, पहला नियम कैसे अप्लाई होगा। सम आयतनिक प्रक्रम में जितनी ऊष्मा आप दे रहे हो वो पूरी की पूरी ऊष्मा उस प्रोसेस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में काम आएगी। कार्य क्या होता है? 0। सम आयतनी या आइसोमेट्रिक प्रोसेस के बाद हम बात करते हैं आइसोबारिक या समदाबी प्रक्रम के बारे में। दोस्तों, सम आयतनी के बाद समबारिक या समदाबी प्रक्रम में आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वहां पर ग्राफ था P और T के बीच ग्राफ, वो सीधी रेखा आ रहा था। यहां पर V और T के बीच ग्राफ है। बाकी ढाल और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े सेम है, इसलिए आइसोमेट्रिक प्रोसेस के बाद आइसोबारिक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। समदाबी प्रक्रम या आइसोबारिक प्रोसेस, आदर्श गैस समीकरण आपको अच्छे से पता है, PV = nRT। समदाबी प्रक्रम में P नियत है, कांस्टेंट है। देखिए, अब जब P नियत है तो नियत को हम इधर लेके आएंगे तो ये बटे में, और T को इधर, तो V/T = nR/P। इस तरीके से समझ में अब आपको आने लगा होगा कि PV = nRT, P कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इधर लिया हो, जो बदल रहा है उसको इधर, V/T = nR/P। ये सब कांस्टेंट है तो V/T बराबर कांस्टेंट हो गया, और यहां पर T किस में होना चाहिए? तापमान का SI मात्रक केल्विन में। मान लीजिए प्रारंभ में दाब P1, आयतन V1 और ताप T1 है। कुछ समय बाद दाब P2, आयतन V2 और तापमान T2 है। आप जानते हैं समदाबी प्रक्रम है तो जितना P1 है उतना ही P2 होगा, तो V1T1 = V2T2, और इससे ये इक्वेशन और आपके सामने। समआयतनी प्रक्रम में T1/P2 = T1/T2 था, यहां पर V1/V2 = T1/T2 है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम सा ही है। समदाबी प्रक्रम में ग्राफ Y एक्सिस पर आयतन है और X एक्सिस पर ताप है, एक सीधी रेखा आएगी। मैंने आपको बताया इनसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ये भी दाब है, ये भी दाब है। V और T की जो ढाल है वो किसको बताएगी? दाब को। अब PA ज्यादा है या PB, PA ज्यादा है या PB, ये देखिए सरल रेखीय ग्राफ आ रहा है y = mx। ढाल निकालना है y/x = m। y अक्ष पर कौन है? आयतन। x अक्ष पर T। V/T किसके बराबर है? nR/P। ये पूरा किसके बराबर है? ढाल के। और ढाल व्युत्क्रमानुपाती हो गया दाब के। ढाल ज़्यादा, दाब कम। ढाल कम, दाब ज़्यादा। सिंपल सी बात, PA ज़्यादा है PB से। अगर ग्राफ VT की जगह TV हो जाए तो अपोजिट हो जाएगा। अब दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप खुद सोचें। अगर ये अपोजिट हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो ढाल है वो दाब के क्या हो जाएगी? समानुपाती। तो
यहाँ पर पी भी ज़्यादा हो जाएगा पी ए से। अगर तापमान केल्विन में नहीं डिग्री सेंटीग्रेड में है तो ग्राफ ऐसा आएगा, क्योंकि 0 केल्विन कब आएगा, जब माइनस में 273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तापमान अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो ग्राफ ऐसा होगा। समदाबी प्रोसेस में अगर ऊष्मागतिकी के पहले नियम के हिसाब से बात करें, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। किसी भी प्रोसेस को अगर आप कोई ऊष्मा दे रहे हैं वो उसकी आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य में इस्तेमाल होगी। Q का फॉर्मूला है NCP डेल्टा T, अच्छे से आपको पता लग गया है। डेल्टा U क्या है, NCV डेल्टा T, जिसको Q अपॉन गामा भी लिख सकते हैं, ये याद रखना है। WNR डेल्टा T, जिसको Q ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन गामा भी लिख सकते हैं। CP का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, Q बटे N डेल्टा T। अगर आपके पास CV है तो CP बराबर CV प्लस R, मेयर का फॉर्मूला, मेयर सूत्र। अगर आपके पास केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे भी आप CP निकाल सकते हैं, R 1 प्लस F/2, और CP का एक और फॉर्मूला गामा R अपॉन गामा माइनस 1। समदाबी प्रक्रम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यहां पर आयतन है, यहां पर ताप है। अगर इनका लोग लेके y अक्ष पर log v और x अक्ष पर log t है, ये सरल रेखा आ रही है, इनका जो अंतःखंड है वो log c, तो जैसा यहां हो रहा था वैसा यहां होगा। जिसकी ढाल कम है उसका दाब ज्यादा होगा, PA क्या होगा, PB से ज्यादा होगा। यहां पर भी ऐसा ही है, मतलब जो यहां पर है वही यहां पर होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग लगने से भी ढाल और दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये था आइसोबारिक प्रोसेस। यहां से आपको Q, खासकर डेल्टा U, इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन गामा, W का ये दोनों फॉर्मूले, CP आप कैसे निकाल सकते हैं, ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर मैं आपको एक बार बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स में से अगर क्वेश्चन आया तो ये ढाल वाले, किसका दाब ज़्यादा है, किसका आयतन ज़्यादा है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। इनको आप अच्छे से समझें, नोट्स बनाएं, याद रखें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टमेटिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सम आयतनिक प्रोसेस को अच्छे से पढ़ा, ये उसकी कट कॉपी है, बस यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी अलग है जिसको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मिक प्रोसेस के बारे में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, वही आपके पास समीकरण है PV बराबर nRT। इस बार T नियत है, T या ताप कांस्टेंट है, किसी को भी इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट हो गया, तो PV बराबर nRT, पूरा nRT ही नियत हो गया या कांस्टेंट हो गया। अब प्रारंभ में दाब P1, आयतन V1 और ताप को इस बार मैंने T लिखा है। उसके बाद दाब P2, आयतन V2 और ताप तो अभी भी T है, क्योंकि ताप क्या है, समतापी प्रक्रम है, ताप नहीं बदला है। तो P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी, समतापी प्रक्रम से अब तक अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट से ही पूछे गए। Y अक्ष पर आपके पास दाब है, X अक्ष पर 1/V, और ये जो ग्राफ है वो सीधी रेखा प्राप्त होता है, ये T1 और ये T2। आपसे पूछा जाएगा किसका मान ज्यादा है। PV बराबर कांस्टेंट है, P बराबर V को अगर नीचे लाएंगे तो C अपॉन V, C का मतलब कांस्टेंट।
अगर सरल रेखीय कोई ग्राफ है तो y बराबर mx को फॉलो करेगा। तो हम इसको p c को इधर ले आया और 1/v, तो ये देखो y m x, समझ रहे हैं? तो देखो m क्या है, कांस्टेंट के समानुपाती, और कांस्टेंट क्या है, nRT। तो ढाल भी सीधा सीधा ताप के समानुपाती, ताप ज़्यादा ढाल ज़्यादा, ताप कम ढाल कम। तो देख लीजिए ढाल किसकी ज़्यादा है, T2 की, तो ताप ज़्यादा। अगर P और 1/v के बीच ग्राफ है तो m समानुपाती होगा T के और T2 का मान ज़्यादा होगा। इसमें अगर P और T के बीच ग्राफ है, और ग्राफ को देखिए यहां से यहां तक प्रारंभिक यह है, अंतिम यह है, तो क्या हुआ, दाब ज़्यादा हो गया, और दाब ज़्यादा हो गया मतलब संपीड़न हो रहा है, समतापी संपीड़न। यहां देखिए प्रारंभ में दाब ज़्यादा था, अब कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, समतापी प्रसार, समतापी प्रसार। ये ग्राफ बता रहा है एक्सपेंशन को और ये ग्राफ बता रहा है संपीड़न को। आइडिया यहां से लगेगा ना, देखो पहले दाब कम था, अब ज़्यादा दाब हो गया, संपीड़न। पहले दाब ज़्यादा था, अब दाब कम हो गया, प्रसार। एक चीज़ यहां भी देखिए, PV और V के बीच ग्राफ है, P और V का मान बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है। अब यहां से इधर चलेंगे तो V का मान बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ रहा है तो प्रसार, और यहां से इधर चलेंगे तो आयतन का मान घट रहा है, तो क्या हो गया, संपीड़न। ये जो प्रोसेस हमने P1V1 इक्वल्स टू P2V2 देखा, इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहां देखिए आपके पास एक ग्राफ है और ये 6P0 कोई A पॉइंट है और ये है B पॉइंट। यहां पर आयतन 2V0 और B पॉइंट पर आयतन 5V0। ये पूछ रहा है इस B पॉइंट पर या दूसरे पॉइंट पर दाब कितना होगा। ये ग्राफ P और V के बीच है, तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2। P1 को मान लिए 6P0, V1 को मान लीजिए 2V0, और P2 निकालना है तो V2 इधर आ जाएगा 5V0, V0 से V0 कैंसिल, 12/5 P0, और ये 2.4 P0 आपके पास आ जाएगा। ये ग्राफ P और 1/v के बीच है, ये ग्राफ P और V के बीच है। जब ताप नहीं बदल रहा हो तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2, उससे सॉल्व कर लिया। P और V के बीच जो ये ग्राफ है इसको कहते हैं आयताकार अतिपरवलयिक ग्राफ, आयताकार अतिपरवलयिक ग्राफ कहेंगे इसको। और इस ग्राफ की ढाल दाब और आयतन पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर नहीं। ये बात नोट कर लें, समतापी प्रक्रम में ग्राफ की ढाल गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, दाब और आयतन पर निर्भर करती है। ढाल का फॉर्मूला MI आइसोथर्मिक या आइसोथर्मल, माइनस ऋणात्मक ढाल है, इसलिए माइनस किसको बताता है, ऋणात्मक ढाल को, और P/V। इस फॉर्मूले से माइनस क्या है, ऋणात्मक, I आइसोथर्मिक प्रोसेस, P और V पर डिपेंड करेगी, गैस की प्रकृति पर नहीं। गैस एक आणविक है, द्विआण्विक है या बहुआण्विक है, इस पर समतापी प्रक्रम में P और V के बीच जो ग्राफ है उसकी ढाल निर्भर नहीं करेगी। समतापी प्रक्रम में कार्य आपको इस फॉर्मूले से निकालना है अगर दाब दिया हुआ है। समतापी प्रक्रम में कार्य इस फॉर्मूले से निकालना है अगर आयतन दिया हुआ है। जब दाब दिया हुआ है
तो ऊपर प्रारंभिक दाब, नीचे अंतिम दाब। जब आयतन दिया हुआ है तो ऊपर अंतिम आयतन, नीचे प्रारंभिक आयतन। समतापी प्रक्रम के लिए एक बात आप याद रखें कि डेल्टा U क्या होता है, 0। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता ही नहीं है, और जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता तो जो ऊष्मा आपने दी है वो पूरी की पूरी कार्य में खर्च होती है। आपको पता है डेल्टा U n CV डेल्टा T, जब तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, डेल्टा T की वैल्यू 0 और डेल्टा U का मान क्या हो जाएगा, 0। तो समतापी ऐसा प्रक्रम है जिसमें प्रक्रम को दी गई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में खर्च होती है। और वर्क के दो फॉर्मूले हैं। अगर दाब दिया हुआ है तो ये, जिसमें PI ऊपर आएगा, और आयतन दिया हुआ हो तो ये, जिसमें VI नीचे आएगा। ये समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, PV कांस्टेंट है, P1 V1 बराबर P2 V2, जिससे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, P और V के बीच ग्राफ आयताकार अतिपरवलय जिसकी ढाल P और V पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर नहीं। दोनों फॉर्मूले और एक लाइन कि इस प्रोसेस में दी गई ऊष्मा पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य के रूप में खर्च होती है, क्योंकि डेल्टा U का मान या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता ही नहीं है, तो आपका जवाब होगा आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम के बाद हम बात करते हैं एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में। अगर आपने पहले कभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है और रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा है तो आपको बहुत डर लगने वाला है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, रुद्धोष्म प्रक्रम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से कैसे पढ़ना है ये आपके सामने बिल्कुल सही तरीके से बताया गया है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको आप याद रखें, समझें और क्वेश्चन कैसे आएंगे इस बात पर भी फोकस करें। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि किसी निकाय को न तो वो ऊर्जा बाहर से ऊष्मा लेता है न देता है, यही एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब P दाब और आयतन, दाब y अक्ष पर और x अक्ष पर आयतन, तब जो ग्राफ होगा वो ऐसे आयताकार अतिपरवलय होगा। दाब और आयतन के बीच का जो संबंध है रुद्धोष्म प्रक्रम में इस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत बार रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब और आयतन के संबंध को दर्शाने वाली समीकरण लिखी है। आपने पता नहीं दुनिया भर का ज्ञान पढ़ लिया लेकिन ये याद ही नहीं रही आपको। P V की पावर गामा बराबर K, ये दाब और आयतन के मध्य संबंध स्थापित करने वाली रुद्धोष्म समीकरण है। यहां पर मैंने समतापी क्यों लिखा, समतापी का ग्राफ भी ऐसा ही होता है लेकिन रुद्धोष्म का ग्राफ थोड़ा सा ढाल ज्यादा होती है, नीचे की तरफ होता है। अगर दाब और ताप के बीच ग्राफ हो तो इस तरीके का ग्राफ होगा, और रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब और ताप के बीच संबंध स्थापित करने वाली समीकरण है P की पावर 1 अपॉन गामा T की पावर गामा बराबर K। जो भी समीकरण मैं आपको बता रहा हूं उसको आप याद रखें। गामा मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, CP अपॉन CV, और P क्या है दाब, V क्या है आयतन। V और T के बीच ग्राफ इस तरीके से ऋणात्मक स्लोप आएगी, और V और T के बीच संबंध स्थापित करने वाली समीकरण रुद्धोष्म समीकरण T V की पावर गामा -1 बराबर K। तीनों ग्राफ कैसे ग्राफ है वो तीनों समीकरण मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपने पूरी समीकरण डेराइव करना सीख लिया। एग्जाम में क्वेश्चन आया
कि रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप और आयतन के मध्य संबंध स्थापित करने वाली रुद्धोष्म समीकरण को बताइए, तो आपको याद रखना है। आप इनमें और कंफ्यूज होंगे, -1 बाद में ये है, देखो फिर से, दाब और आयतन के बीच P V की पावर गामा के, दाब और ताप के बीच P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा के, ताप और आयतन के बीच T V की पावर गामा -1 बराबर के। तीनों समीकरण और तीनों ग्राफ याद रखना है। एक बात और, समतापी प्रक्रम जो है उसकी तुलना में रुद्धोष्म प्रक्रम का P और V के बीच जो ग्राफ है आयताकार अति प्रबल है, उसकी ढाल थोड़ी ज्यादा होती है। यहां आ जाइए, दाब और आयतन के बीच ग्राफ अभी अभी बताया, ये लाइन किसको बताएगी? समतापी प्रक्रम को। और इससे ज्यादा ढाल किसकी है? एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम की। कौन है ये? रुद्धोष्म प्रक्रम। जब अभी हमने समतापी प्रक्रम में ढाल पढ़ी थी तो ऐसे लिखा था -P/V, और मैंने साफ साफ लिखा था कि समतापी प्रक्रम में ग्राफ की ढाल दाब और आयतन पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर नहीं। लेकिन एडियाबैटिक में गामा से गुणा हो जाती है। और आप देख पाएंगे अगर P/V ये है, गामा से गुणा होगा, माइनस तो ये बताता ना ढाल ऋणात्मक है, गामा से गुणा होगा तो ढाल का मान और ज्यादा हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि ये ढाल का मान ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि गामा से गुणा हो गया। और गामा क्या है? गैस की प्रकृति पर एक परमाणुविक है, द्विपरमाणुविक है या बहुपरमाणुविक है। इसलिए P और V ग्राफ की जो स्लोप है एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। और गैस की प्रकृति कौन है? गामा। मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक बात आपके पास सामने आ चुकी है कि समतापी प्रक्रम में ढाल ये है कम है, ज्यादा क्यों हुई? गामा की वजह से। कितने गुना ज्यादा हुई? गामा गुना। बाकी तो दोनों में ढाल ऋणात्मक है, P/V क्या है? सेम है। देखिए इधर P और V ग्राफ दे रखा है, ये A है, ये B है। पूछा गया है कि A कौन सा प्रक्रम है और B कौन सा। सिंपल सी बात है, A कौन सा प्रक्रम है? समतापी प्रक्रम। और B कौन सा प्रक्रम है? रुद्धोष्म प्रक्रम। ध्यान से देखना दोस्तों, ऐसे सवाल बिल्कुल आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल, P और V के बीच ग्राफ है 2। अब आपसे प्रक्रम नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है कि पहला ग्राफ ऑक्सीजन के लिए, दूसरा ग्राफ हीलियम के लिए, या पहला ग्राफ हीलियम के लिए या दूसरा ग्राफ ऑक्सीजन के लिए। दो ऑप्शन में से सही कौन सा है? आप एक बात समझें, हीलियम कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक गैस। और ऑक्सीजन कौन सी है? डाई एटॉमिक गैस। ध्यान से देखिए, गामा का मान किसके लिए ज्यादा होता है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। कितना होता है? मैंने बताया था 5/3। रुद्धोष्म प्रक्रम में जो ढाल है वो गामा से गुणा होगी। जिसका गामा का मान ज्यादा होगा उसकी ढाल ज्यादा होगी। तो 2 नंबर पे ढाल ज्यादा है, तो 2 नंबर वाली गैस कौन सी है? मोनो एटॉमिक, हीलियम। और 1 नंबर वाली उससे कम कौन सी है? ऑक्सीजन। ये आंसर सही हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, समतापी, समदाबी, समायतनिक और रुद्धोष्म प्रक्रम कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक आएगी तो आप कहीं भी परेशान नहीं होंगे। पूरे वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि आप कॉन्सेप्ट में कनेक्टिविटी कैसे ला सकते हैं। कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ों को केवल बोर्ड पर लिखा गया है और मैं उनको पढ़ रहा हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है। ये आपको समझ में तब आएगा जब आप थोड़ा और पढ़ते रहेंगे,
बाकी लोगों से कंपेयर करेंगे कि वो क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे हैं उससे मेरे ऊपर तो फर्क नहीं पड़ता, आप पर भी नहीं पड़ना चाहिए। आपको कंटेंट किसी बुक या उसकी जेरॉक्स कॉपी करके नहीं बताया गया है। एक एक बार की जो स्लाइड लिखते हैं उसमें बहुत मेहनत होती है। चीज़ों को समझें, जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने उनको याद कर लिया तो आपकी कॉन्सेप्ट की कनेक्टिविटी ऐसी हो जाएगी कि कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, दोस्तों पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉन्सेप्ट बेस पर 4 ऑप्शन देख के सही कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। आप ऐसा सोचें कि एक बार वीडियो देखें और आपको सब कुछ याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ये साइंस है। आपने वीडियो देखा, समझा, दोबारा वीडियो देखो, अपने तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। कोई नहीं आए बात समझ में, उसको शॉर्ट लिस्ट करो कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रही, कंसल्ट करो, मेरे से भी बात कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, उस पर अपन और अच्छे से बात कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से फ्लो में बनाई गई है कि कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने पहले चीज़ों को बनाया ही इस तरीके से है कि आपको बिल्कुल फ्लो में समझती आए। इसलिए अगर आपको सच में ही तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के पूरी तरीके से वीडियो कंटेंट पर ट्रस्ट करें, बार बार इनको पढ़ें। रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस आप कहीं भी पढ़ के देखेंगे, केवल एक स्लाइड में नहीं होने वाला है। लेकिन जिस पैटर्न से कई बार आपको कि टीवी वी की पावर गामा -1 बराबर के, सर आपने तो सीधा ही ऐसे रटना नहीं बताया दोस्तों। लेकिन इस इक्वेशन को डेराइव करने के बाद भी अगर आपको ये पता नहीं है कि ताप और आयतन के मध्य संबंध स्थापित करने वाली रुद्धोष्म समीकरण कौन सी है, तो आपके 5 पन्ने जो आपने डेराइव किए थे बेकार है। वो 5 पन्ने डेरिवेशन के आपको ये बता रहे थे कि आपको गुणा करना आता है, आपको भाग देना आता है, आपको जोड़ना आता है, आपको समाकलन करना आता है, आपको अवकलन करना आता है। ये चीज़ें मैं आपको बेसिक्स वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, किसी भी टॉपिक को कैसे सोचना है, ये मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। आपका काम है कि बस पढ़ते रहें, याद करते रहें, लिखते रहें। जो कंटेंट आपको मिला है उसको कि सर इसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो हम गलत कर दें। दोस्तों पढ़ने के बाद भी गलत कर दें तो फिर तो बहुत गलत बात हो जाएगी। इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझो। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। और कोई भी टीचर पेपर बना ले, किस अप्रोच के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर बना सकते हैं, वो यही अप्रोच है। रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसकी ढाल के कितने गुना होती है। ये देखिए, समतापी प्रक्रम की ढाल ये रही -P/V, रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल -γP/V, तो कितने गुना ज्यादा है, गामा गुना। कहानी खत्म। जिन लोगों को गामा की शक्ल से डर लगता है उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं हर बार ये कहता हूं कि उनका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों सिलेक्शन का मतलब है पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको अगर ऐसा कहीं लगता है कि ये वीडियो देखा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए, ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टमेटिक तरीके से आप चीज़ों को पढ़ते जाइए। कई बार मैंने आपको यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ाया, आपको समझ में आ गया, 5 दिन बाद अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कि P के ऊपर पावर क्या थी, और जब भूल जाओगे तो समझने का भी कोई मतलब नहीं है। पहले चीज़ों को समझो, कनेक्टिविटी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको देखो, और उस कनेक्टिविटी को खुद के दिमाग में बिठाओ और बार बार रिवाइज करो। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने रिवाइज भी किया, क्या एग्ज़ाम में आप सही कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम में वही सही कर पाएगा
मैं तो इस बात को मानता हूं कि अगर यही क्वेश्चन आया तो ही आप 100% सही कर पाएंगे। जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आपने पहले कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, एग्जाम में वो आ गया तो आप आराम से करेंगे। अगर नया कोई क्वेश्चन आ गया तो चांसेज है कि आप गलत करेंगे। इसलिए सभी वेरिएंट मैंने आपको यहां पर बताए हैं, उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। आखिरी क्वेश्चन, P और V के बीच ग्राफ है, 1 2 3 4 दे रखा है। पहला ग्राफ किसको बताता है, दूसरा तीसरा किसको बताता है, वो देखिए। पहला ग्राफ, दाब में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये कौन सा है, समदाबी प्रक्रम। ये वाला ग्राफ कौन सा है, समतापी प्रक्रम। इससे ज्यादा ढाल किसकी होती है, रुद्धोष्म प्रक्रम की, और इसमें आयतन नहीं बदल रहा है, इसलिए कौन सा हो गया, सम आयतनिक प्रक्रम। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट और याद करो, ऐसे ग्राफ के लिए P और V को आधार मानना है और ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य बताएगा। तो अगर ग्राफ ये है तो ये पूरा क्षेत्रफल कार्य होगा, तो ज्यादा काम किस में होगा, आइसोबारिक में, समदाबी में। उससे कम काम, भाई यहां तो क्षेत्रफल इतना आ रहा था, समतापी में तो यहां से नीचे वाला ही आएगा, ये क्षेत्रफल। तो इससे कम किस में होगा, समतापी या आइसोथर्मल में, और उससे कम किस में होगा, रुद्धोष्म में, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो इतना ही रहेगा। और आपको पता है सम आयतनिक प्रक्रम में जो कार्य है वो 0 हो जाता है, क्योंकि डेल्टा V का मान 0 हो जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आप डरने वाले नहीं हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, सभी प्रोसेस के बारे में, सभी प्रक्रम के बारे में अच्छे से जानकारी, उनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनकी कनेक्टिविटी क्या रहेगी कॉन्सेप्ट की, वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।